हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवी सिंह। तो आप सभी का स्वागत रामायस में है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें भारत और फ्रांस। तो 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण यानी इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट का उद्घाटन किया गया। इसको हम हाइलाइटर का प्रयोग करते हुए, अब देखो, वर्ष 2021 को हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष यानी ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टूवर्ड अ ग्रीनर प्लानिट के तौर पे मनाया जा रहा है। भारत फ्रांस पर्यावरण पर जो है पर्यावरण वर्ष जिन 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित है वे हैं पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास, नवीनीकरणीय ऊर्जा और दक्षता विकास। अब फ्रांस में यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है, इसके तत्वावधान पे कार्य करेगा। भारत में इस वर्ष का समन्वय जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि के सहयोग से किया जाएगा। अगला है भारत और अफगानिस्तान भी 9 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में भारत और अफगानिस्तान के मध्य लालंदर यानी शाहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। अब हालांकि स्थिति बहुत ही खराब है, आप देख ही रहे हैं। यह परियोजना भारत और अफगान के मध्य नई विकास साझेदारी न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। इस बांध का निर्माण अफगानिस्तान के 4 आसियाब जिले में काबुल नदी का सहायक नदी यानी जो ट्रिब्यूटरी मैदान नदी पर किया जाएगा। इस बांध के निर्माण का उद्देश्य काबुल शहर के लोगों की सुरक्षित पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करना, निकटवर्ती क्षेत्रों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, सिंचाई और जल निकासी के लिए मौजूदा नेटवर्क को पुनर्स्थापित करना, इस क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा और प्रबंधन प्रयासों में सहायता करना। अब इसके साथ साथ भारत और अफगानिस्तान में जो बनाया जा रहा है ये दूसरा प्रमुख बांध है। आपको सलमा बांध पता ही होगा। भारत सरकार के वित्त पोषण से अफगानिस्तान में निर्मित जो प्रथम जो बांध रहा है भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध रहा है, जो कि यह जो है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, इसे सलमा बांध के नाम से भी जाना जाता है। सलमा बांध का उद्घाटन जून 2016 में मोदी जी ने किया था। इस बांध को मिनी रत्न कंपनी जो कि वापकोस लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के उपरांत भारत ने 16 अगस्त 2021 को, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के एक जटिल मिशन की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन को देवी शक्ति जो है ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया था। इस अभियान में भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड हेवी लिफ्ट सैन्य परिवहन विमान और C-130J परिवहन विभाग का वो परिवहन विमान का उपयोग किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में दक्षिण कोरिया की सशस्त्र सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन मिरेकल, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो कोरिया की जो है सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन मिरेकल, कनाडा के द्वारा ऑपरेशन एजिस का संचालन किया गया है। वहीं मई 2021 से अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के मध्य जारी सैन्य संघर्ष में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। भारत वियतनाम 21 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुयेन चुआन फुक के मध्य जो है वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि, जनसमूह के लिए भारत वियतनाम संयुक्त विजन को अंगीकृत किया गया है। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य में कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2021-23 जो कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत जो है वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के मध्य 7 समझौते जो है MOU हस्ताक्षर हुए हैं। इस शिखर सम्मेलन दोनों देशों में भारत वियतनाम जो सभ्यतागत और सांस्कृतिक आदानों प्रदानों पर विश्व कोश जो है हेतु एक द्विपक्षीय परियोजना लॉन्च की घोषणा करी गई है। 5 अप्रैल 2021 से वियतनाम के प्रधानमंत्री जो फॉम मिन चिन आसीन है। ओके, अब 5 अप्रैल 2021 में से जो ध्यान रखना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पूछा जा सकता है फॉम मिन चिन।
भारत भूटान को देख लो भाई, 20 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे तेसरिंग, ठीक है ना, ये लोटे तेसरिंग के साथ वर्चुअल माध्यम से रूपे कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूपे कार्ड के सेकंड चरण का शुभारंभ किया। इसके दूसरे चरण में भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के धारक भारत में इसका उपयोग कर सकेंगे। भारत में इस कार्ड का जो उपयोग 1 लाख से अधिक एटीएम मशीनों और 20 लाख से अधिक जो है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर किया जा सकेगा। रुपे कार्ड के प्रथम चरण का शुभारंभ अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान किया था। इसके पहले चरण में भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों के द्वारा जारी रुपे कार्ड के माध्यम से भूटान में जो है भुगतान करने की सुविधा प्राप्त हुई थी। भूटान में भीम यूपीआई के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, अभी ये 13 जुलाई 2021 को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है ना, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय शाखा ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भूटान के जो रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग से भारत के लगभग 2 लाख से अधिक पर्यटक लाभान्वित होंगे जो कि प्रतिवर्ष भूटान जाते हैं। इस साझेदारी के साथ ही भूटान अपने क्यूआर जो परिनियोजित हेतु यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम और रुपे को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन गया है। वहीं यूपीआई ने वर्ष 2020 में $447 बिलियन धन हस्तांतरण को सक्षम किया है, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का ये लगभग 15% है। भारत और इटली, 6 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हैं गियुसेप्पे कोंटे के मध्य एक वर्चुअल द्विपक्षीय सम्मेलन किया था। यूरोपीय संघ में जो जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा, मत्स्य पालन, पोत निर्माण, डिजाइन आदि क्षेत्रों में 15 समझौते ज्ञापनों में हस्ताक्षर हुए हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है भारत और इटली के मध्य विस्तारित साझेदारी हेतु कार्य योजना को अंगीकृत किया गया है। भारत और मॉरिशस, अगस्त 2020 में मॉरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एमबी वाकाशियो पोत से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की थी। मॉरिशस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। साथ में एमबी वाकाशियो पोत पर लगभग 4200 टन जो ईंधन तेल मौजूद था। अब यह जो पोत है पॉइंटे डी एस्नी के क्षेत्र में फंसा हुआ था। पॉइंटे डी एस्नी के आसपास बहुत से पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र मौजूद हैं। मॉरिशस में तेल रिसाव की इस घटना से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के एक सदस्यीय प्रदूषण प्रतिक्रिया विशेषज्ञ दल को वहां तैनात किया गया। साथ ही इस तेल रिसाव से निपटने में भारत द्वारा मॉरिशस को प्रदान किए गए स्वदेशी ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों का भी व्यापक तौर से प्रयोग किया गया। स्वेज नहर देखो, 2021 मार्च 2021 में स्वेज नहर की समस्या से निपटने के लिए भारत ने 4 सूत्रीय योजना बनाई है। एक तो केप ऑफ गुड होप के जरिए पोतों के गंतव्य तक भेजा जाना शामिल है इसमें से। वहीं 23 मार्च 2021 को 2,24,000 टन तक का एक कंटेनर पोत स्वेज नहर में फंस गया था, आपको पता होगा, जिससे जल मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया था, रिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो एवर गिवन नामक यह पोत चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडैम से जा रहा था, ठीक है, एवर गिवन। तो ये ध्यान रखना। इस पोत के जो मालिक जापान के व्यवसायी सोई किसेन केसा, ये जो पोत के मालिक हैं सोई किसेन केसा। भारत की जो 4 सूत्रीय योजना है, कार्यों की प्राथमिकता तय करना, माल भाड़े की दरें तय करना, बंदरगाहों से परामर्श करना और मार्गों की रीरूटिंग से संबंधित फैसला। अब वैश्विक नवाचार इंडेक्स सूचकांक यानी जो ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक, जरा देखो 2021 सबसे पहले 2017 में वैश्विक नवाचार सूचकांक GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष इस सूचकांक का प्रकाशन कार्नेल विश्वविद्यालय यानी जो न्यूयॉर्क यानी INSEAD द बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त तौर से ये किया गया।
वर्ष 2021 में इस सूचकांक का प्रकाशन WIPO द्वारा, जो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, विभिन्न कॉर्पोरेट और अकादमिक नेटवर्क भागीदार और GII सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ जो CCI भी इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट भागीदार के तौर पे शामिल है। इसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20 सितंबर 2021 को GII 2021 को जारी किया गया। यह सूचकांक जो है मतलब इसका 14वां वार्षिक संस्करण है। इस संस्करण में नवाचार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर केंद्रित किया गया है। वर्ष 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय जो है कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना है। साथ में थिंकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। इस सूचकांक में विश्व के 132 अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार परितंत्र के आधार पर रैंकिंग दी गई है। 132 अर्थव्यवस्थाओं में 81 जो है विभिन्न संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है। 81 संकेतक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं वैश्विक नवाचार सूचकांक में पिछले 3 वर्षों से स्विट्जरलैंड जो है ये टॉप पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कोविड-19 सूचकांक जो है प्रदर्शन सूचकांक, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में देशों की सक्षमता का मूल्यांकन करना है। इस सूचकांक में निर्माण में 6 संकेतकों का प्रयोग किया गया है, जिनके आधार पर कुल 102 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। 6 संकेतक, इनमें से पुष्ट मामले जो कि कंफर्म्ड केसेस, मृत्यु के पुष्ट मामले कंफर्म्ड डेथ्स, प्रति मिलियन आबादी पर पुष्ट मामले कंफर्म्ड केस पर मिलियन पीपल, प्रति मिलियन आबादी पर मृत्यु के पुष्ट मामले कंफर्म्ड डेथ पर मिलियन पीपल, परीक्षण यानी टेस्ट के अनुपात में पुष्ट मामले कंफर्म्ड केस एज पर जो है प्रपोर्शन ऑफ टेस्ट, प्रति 1000 आबादी पर परीक्षण यानी टेस्ट पर 1000 पीपल। समग्र तौर से ये संकेतक विभिन्न देशों के द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का आकलन है। 13 मार्च 2021 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया और स्थित लोबी इंस्टीट्यूट जो है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। कोविड-19 के प्रबंधन में शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक मार्च 2021 के अनुसार, जो कि भूटान टॉप मोस्ट पे 93 स्कोर के साथ है। सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड है 93 स्कोर के साथ। थर्ड नंबर पर ताइवान है 84.8 स्कोर के साथ। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो देखो ये है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे। अब वहाँ अगर हम जो रैंकिंग में दक्षिण एशिया की स्थिति की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे भूटान 93, 11वें नंबर पर भाई श्रीलंका का नाम आता है 70.5 स्कोर के साथ। नेपाल आपका 66वें नंबर पर है और भारत जो है 87वें नंबर पर है 26.3 स्कोर के साथ। ओके, 87वें नंबर पर। रैंकिंग में दक्षिण एशिया के 2 देशों मालदीव और अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इससे जो है 9 जनवरी 2021 को रैंकिंग में भारत को 86वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन बाद में ये 27वें स्थान पे 2021 में जारी इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है। ओके, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 सबसे पहले 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन DC अमेरिका में जो स्थित विचार मंच है, थिंक टैंक है, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता पर जो है मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों पर विभक्त 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण ऐसे है, जैसे कि विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ, संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्यायिक प्रभावशीलता, सरकार का आकार, सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्थिति, नियामक दक्षता, रेगुलेटरी इफिशियंसी, व्यवसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता, खुले बाजार, ओपन मार्केट्स। साथ में आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। 4 मार्च 2021 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक का 27वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान विश्व के 184 जो स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। हांगकांग और मकाऊ को इस वर्ष सूचकांक में शामिल किया गया है। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट।
साथ में देखो, अगर हम प्रथम 24 वर्षों में वो वर्षों तक प्रथम स्थान पर रहने वाला जो वर्ष 2020 में हांगकांग को पहली बार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है पहले, और 5 देशों में सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को अधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है। उन्हें आर्थिक तौर से स्वतंत्र, इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में क्लासिफाई किया गया है। वहीं इसके साथ साथ इसमें से 50 से 59.9 के मध्य स्कोर में 63 अर्थव्यवस्थाओं को, जो कि गैर स्वतंत्र, मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। चीन, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसी इसमें से शामिल हैं। वहीं अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं, टॉप मोस्ट पे सिंगापुर है 89 स्कोर के साथ, आयरलैंड 5वें स्थान पर है, ठीक है, और जो न्यूजीलैंड है इसमें से 2nd स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया 3rd पे है। ओके, भारत एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष। एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी जो एपीएपी यानी एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप की संकल्पना सबसे पहले नवंबर 2013 में सेंदाई, जापान में आयोजित प्रथम एशिया पाक कांग्रेस जो है इसमें प्रस्तुत की गई थी। इस कांग्रेस के दौरान जारी प्रमुख दस्तावेज सेंदाई चार्टर में से एशिया के संरक्षित क्षेत्रों के सम्मुख उपस्थित साझा चुनौतियों और उनसे निपटने वाले अविलंब सहयोग की आवश्यकता को ब्लूप्रिंट किया गया है, रेखांकित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आईयूसीएन वर्ल्ड पाक्स कांग्रेस के दौरान एपीएपी को औपचारिक तौर से लॉन्च किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो एपीएपी की सह अध्यक्षता आईयूसीएन क्षेत्रीय एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के साथ एपीएपी सदस्य संगठन जारी की जाती है। एपीएपी सदस्य संगठनों को 3 वर्षों के लिए बारी बारी से एपीएपी सह अध्यक्ष बनाने का अवसर प्राप्त होगा। 12 फरवरी 2021 को आईयूसीएन के द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एपीएपी का नया सह अध्यक्ष यानी को चेयर घोषित किया गया है। एपीएपी के सह अध्यक्ष के तौर पे भारत का 3 वर्षीय कार्यकाल नवंबर 2023 तक होगा। अब इसमें से एपीएपी सरकारी संरक्षित क्षेत्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों का एक औपचारिक नेटवर्क है। वर्तमान में जो है 17 देशों के कुल 21 सरकारी संगठन जो कि एपीएपी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त जो है एपीएपी के 2 एसोसिएट सदस्य हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सेंटर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और एशियन सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, म्यांमार में तख्ता पलट वाला ये, तो म्यांमार में नवंबर 2020 में आम चुनाव आयोजित किए गए। इन चुनाव में आंग सान सू की के दल जो है तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को मतलब बहुमत मिल जाता है। संसद की 476 सीटों में से जो है एनएलडी को 396 सीटें मिली। एनएलडी की यह जीत वर्ष 2015 के आम चुनाव से भी बड़ी जीत थी, जबकि सेना समर्थित पार्टी यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को वर्ष 2020 के आम चुनाव में मात्र 33 सीटें हासिल हुई। नवंबर 2020 के चुनाव में सेना का प्रदर्शन काफी खराब रहा, जिसके चलते सेना के नागरिक सरकार पर चुनाव के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली, जबकि नागरिक सरकार के द्वारा नियुक्त संघीय चुनाव आयोग ने चुनाव में सेना के द्वारा लगाए गए किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से इनकार किया था। 1 फरवरी 2021 को आंग सान सूकी के नेतृत्व में चल रही नागरिक सरकार को म्यांमार की सेना जो है यानी टाट मादाव ने अबदस्त कर दिया। सरकार की सारी शक्तियां कार्यकारी राष्ट्रपति मिंट स्वे और सेना के कमांडर इन चीफ मिंट ऑंग ह्वाइंग में केंद्रित हो गई। 2 फरवरी 2021 को मिंग ऑंग ह्वाइंग के नेतृत्व में सरकारी कामकाज के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल का गठन किया गया। 1 अगस्त 2021 को सैन्य शासक मिन ऑंग ह्वाइंग ने स्वयं को म्यांमार का प्रधानमंत्री घोषित करके एक कार्यवाहक सरकार का गठन किया। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हुई प्रगति को मापने के लिए शुरू किया गया एक ये नया स्वास्थ्य सूचकांक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य सेवा से मतलब ये है कि सही समय पर सही व्यक्ति को सही स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाना। 28 जनवरी 2021 को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो EIU द्वारा एशिया प्रशांत निजीकृत सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों को निजीकृत स्वास्थ्य सेवा को अपनाने की तत्परता को मापता है। एशिया प्रशांत के 11 देश में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।
इस 11 देशों के प्रदर्शन में 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। निजीकृत स्वास्थ्य के 27 विभिन्न संकेतकों के आधार पर मापा गया है। ये 4 श्रेणियां स्वास्थ्य सूचना, हेल्थ इंफॉर्मेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज, निजीकृत प्रौद्योगिकियां, पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी और नीतिगत संदर्भ है। पहला रैंक जो है इसमें से देखो इसमें से सिंगापुर को है, दूसरा रैंक ताइवान को है, तीसरा रैंक जापान को है, चौथा रैंक ऑस्ट्रेलिया को है। 10वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है, जो कि जिसका स्कोर 36 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 वर्ष 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों में क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाले इस सूचकांक का यह 26वां संस्करण है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में 13 विभिन्न सर्वेक्षण और विशेषज्ञों के मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों में से क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में 0 से 100 तक के अंकों को विस्तारित पैमाने पर किया गया है, जहां 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट, हाईली करप्ट, और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार। यहाँ सूचकांक में जो डेनमार्क को 88 अंक के साथ न्यूजीलैंड को 88 अंक संयुक्त तौर से शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि सोमालिया को 12 स्थान मिला है। दक्षिण सूडान को 12, संयुक्त तौर से ये सबसे निचले, सोमालिया और दक्षिण सूडान। ठीक है, साथ में डेनमार्क जो है मैंने बताया कि सबसे कम भ्रष्टाचार में डेनमार्क जो है पहले पे और न्यूजीलैंड पहले पे, मतलब 88 के साथ। फिनलैंड तीसरे पे, सिंगापुर चौथे पे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें से देखो जो है पहले पे क्या कौन है भाई, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, और इसमें से फिनलैंड, सिंगापुर और स्वीडन और स्विट्जरलैंड तीसरे पर है। ठीक है, सोमालिया को सबसे कम स्कोर के साथ ये है, सोमालिया 179वें नंबर पर है। ठीक है, और दक्षिण सूडान भी 179वें नंबर पर ये 12 स्कोर के साथ है। ठीक है, वहीं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है 2020 भारत का स्कोर 40 के साथ ये 86वें स्थान पर बना हुआ है। भारत के साथ तुर्की, त्रिनाड टोबैगो, तिमोर लेस्ते, मोरक्को, बुर्किना फासो का भी स्कोर 40 है, ये भी 86वें स्थान पर है। कौन कौन भारत के साथ, तुर्की, त्रिनिदाद टोबैगो, तिमोर लेस्ते, मोरक्को, बुर्किना फासो। वर्ष 2019 के सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में 80वें स्थान पर था। ठीक है, स्पष्ट तौर पे वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है, 19 में इसकी स्थिति कुछ और थी। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में जो कि चीन 78वें नंबर पर है, ठीक है, उसका स्कोर 42 है। श्रीलंका 94वें नंबर पर है, जिसका स्कोर 38 है। पाकिस्तान 124वें नंबर पर है, स्कोर 31 है। नेपाल 117वें नंबर पर है, स्कोर 33 है। बांग्लादेश 146वें नंबर पर है, स्कोर 26 है। अफगानिस्तान 165वें नंबर पर है, स्कोर 19 है। वहीं ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में भारत चीन के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका 69वें स्थान पर, स्कोर 44 है। ब्राजील 94वें स्थान पर 38 है स्कोर। रूस 129 स्थान पे 30 है। ओके, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स विश्व के विभिन्न देशों और भूभागों में जलवायु संबंधित मौसमी घटनाओं, इसमें से तूफान, बाढ़, लू, गर्म हवाओं यानी हीट वेव्स आदि के द्वारा हुई क्षति का आकलन करता है ये वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। अब 25 जनवरी 2021 को जर्मनी स्थित पर्यावरणीय और शोध संगठन जो जर्मन वाच के द्वारा इसमें से वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 को जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 16वां संस्करण है। वर्ष 2019 के दौरान मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और मार्च 2019 में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी को प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात इडाई का प्रकोप झेलना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अफ्रीका के इतिहास की सर्वाधिक खतरनाक जलवायु संबंधित आपदाओं में घोषित किया। वर्ष 2019 में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में से 8 देश जो हैं तो जिनकी रैंकिंग है 2021 में सर्वाधिक प्रभावित 5 देशों की अगर 2019 की बात करें तो मोजाम्बिक टॉप मोस्ट पर है,
दूसरा जिम्बाब्वे है, तीसरा बहामास है, चौथा जापान है और पांचवा मलावी है। इसमें से इसके अनुसार 2019 में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में जो है 10 देशों में से भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। 2021 में भारत में जो आए 8 उष्ण चक्रवातों में से 2019 में से 6 जो चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वेरी सीवियर रहे हैं। इनमें से सब सर्वाधिक विनाशकारी फानी चक्रवात था, फानी साइक्लोन, जो कि मई 2019 में 28 मिलियन लोगों को इसने प्रभावित किया। संयुक्त राष्ट्रीय नाभिकीय हथियार प्रतिबंध की संधि अब लागू। नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि 7 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी तौर से बाध्यकारी साधन के तौर पर अंगीकृत किया गया। इस संधि को 20 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र के सभी जो सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया। 24 अक्टूबर 2020 को होंडुरस संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि यूएन ट्रीटी ऑन द इसमें से प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसका अनुसमर्थन करने वाला 50वां देश बना। इसी के साथ इस संधि को लागू करने के लिए यह आवश्यक न्यूनतम 50 पक्षकारों का अनुसमर्थन प्राप्त हो गया। ठीक है, साथ में नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय संधि जो कि है UNTPNW, जो कि 20 जनवरी 2021 को लागू हो गई। संयुक्त राष्ट्र की इस नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि जो है तो 20 सितंबर 2021 को 86 देश हस्ताक्षर और 55 देश में अनुसमर्थन कर चुके हैं। इस संधि का 50वां अनुसमर्थन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया। इस संधि के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार संधि में शामिल सभी देश जो नाभिकीय हथियारों का विकास, परीक्षण, विनिर्माण अन्यथा इनकी प्राप्ति, अधिग्रहण या स्टॉक नहीं करेंगे। नाभिकीय हथियारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष जो है अंतरण या नियंत्रण नहीं होगा। इस संधि विस्फोटक को तैनात करने, प्रतिष्ठापित करने या परिनियोजित करने से प्रतिबंधित करती है। संधि 86 हस्ताक्षरकर्ताओं में जो है भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि देश इसमें शामिल नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों में से नेपाल इस पर हस्ताक्षर, जबकि बांग्लादेश और मालदीव ने इस पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन दोनों किया है, नेपाल और बांग्लादेश। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 नामक संगठन विश्व की 140 आधुनिक सैन्य शक्तियों से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करता है। जो है ग्लोबल फायर जो है पावर द्वारा जारी रैंकिंग प्रत्येक राष्ट्र की पारंपरिक साधनों, थल, जल, वायु में युद्ध लड़ने की संभावित क्षमता पर आधारित है। जिस देश का स्कोर शून्य है, शून्य के जितना निकट होता है, वह राष्ट्र युद्ध क्षमता के संदर्भ में उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अब इस सूचकांक को तैयार करने में किसी भी राष्ट्र की परमाणु युद्ध क्षमता को शामिल नहीं किया गया है। 14 जनवरी 2021 को ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस वार्षिक रक्षा समीक्षा में 140 देशों को शामिल किया गया है। ग्लोबल फायर सूचकांक पावर सूचकांक 2021 को भारत का चौथा स्थान मिला है, जो कि ये वर्ष की मतलब पिछले वर्ष की रैंकिंग के समान है। अमेरिका इसमें से टॉप मोस्ट पर है ग्लोबल फायर सूचकांक के अंतर्गत जो है अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखना। इसको पहली रैंक मिली है, रूस को इसको दूसरी रैंक मिली है, चीन को तीसरी रैंक मिली है, भारत को चौथी रैंक और जापान को 5वीं रैंक मिली है। वहीं भूटान का स्कोर जो है सूचकांक में अंतिम 140वें पायदान पर है और भूटान एक जो है लैंड लॉक्ड देश है, जिसके चलते इसके पास नौसेना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि लैंड लॉक्ड है तो नौसेना की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य के मतलब देश से अब वो नहीं है, नौसेना नहीं है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के तहत व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में वर्ष 2018 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 162 देशों को शामिल किया गया। 17 दिसंबर 2020 को वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त तौर से मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का 6वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया। साथ में अगर हम बात करें तो इसमें से जो 5 शीर्ष रैंकिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है न्यूजीलैंड इसमें से सबसे बेहतर स्थिति पे 8.87 स्कोर के साथ है। स्विट्जरलैंड सेकंड स्थिति पे है। हांगकांग साथ चाइना इसमें से तीसरी स्थिति पे, और ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया चौथे और 5वें पर है। ठीक है,
साथ में HFI 2020 में भारत को 111वें स्थान पर 6.4 का मतलब स्कोर मिला है। वर्तमान संस्करण में भारत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 110वें स्कोर में, आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 105वें स्कोर पर है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर्स 2020 की बात करें, वर्ष 1923 में जो स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा 1927 में प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया था। वर्ष 1999 में पूर्व तक पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द फायर ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई थी। वर्ष 1999 में इस पुरस्कार का जो है नामकरण पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे किया गया। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 1930 में टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि वर्ष 2014 और 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन लीडरशिप पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। 10 दिसंबर 2020 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम के द्वारा वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। वहीं वर्ष 2020 में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्हें वर्ष 1932 में टाइम द्वारा मैन ऑफ द ईयर जो है घोषित किया गया था। रूजवेल्ट को कुल 3 बार 1932, 1934, 1941 में टाइम मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। रूजवेल्ट के बाद अब तक 9 व्यक्तियों को जो पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के पश्चात टाइम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। हैरी ट्रूमैन, लिंडन बी जॉनसन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति हैं। पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक और अन्वेषक 15 वर्षीय गीतांजलि राव को जूम ऐप पर अपने पर्यवेक्षण, विचार मंथन, अनुसंधान तथा संवाद स्थापित करने की विशिष्ट क्षमता तथा उससे लोगों को जोड़ने के लिए टाइम द्वारा प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। साथ में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक तौर से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 75 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियां ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, नवीनीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति है। वहीं इसमें से जो है 7 दिसंबर 2020 को जर्मन वॉच कैंट इंटरनेशनल जो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त तौर से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 यानी CCPI क्लाइमेट चेंज एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। CCPI 2021 में 3 स्थानों में से कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका। शीर्ष 3 स्थानों में से किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी भी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। किसी भी देश को इस सूचकांक में अत्यधिक यानी उच्च वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। CCPI 2021 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीडन लगातार चौथे स्थान पर जलवायु संरक्षण के मामलों में अग्रणी रहा है। 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं। इसके कारण स्वीडन जो है सूचकांक में चतुर्थ क्रम पर है। यूरोपीय संघ और स्वीडन सहित 13 देशों में CCPI 2021 में जो हाई रेटिंग प्राप्त हुई है। G20 समूह के मात्र 3 सदस्य यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूरोपियन जो यूनियन शीर्ष 10 में शामिल हैं। CCPI 2021 ब्रिक्स देशों की स्थिति जो है 10वीं रैंक पर भारत को 10वीं रैंक मिली है। 25 रैंक जो ब्राजील को मिली है। ब्रिक्स के देश हैं 33 रैंक चाइना, इसमें से 37 रैंक दक्षिण अफ्रीका और 52वीं रैंक रूस को मिली है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को एक 10वें स्थान पर जो कि 63 स्कोर प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 की तुलना में भारत की रैंक एक स्थान में गिरावट दर्ज हुई है। 2020 में 9वें स्थान पर दर्ज की गई थी। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन कुछ इस तरह रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में रैंक 12 उच्च रही है। नवीनीकरणीय ऊर्जा मध्यम रही है 27, ऊर्जा उपयोग इसमें से 10 और रैंक उच्च रही है। जलवायु नीति जो है इसमें से रैंक उच्च रही है। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी सुधारने की जरूरत थी।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 25 नवंबर 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है 2020 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले इस सूचकांक को यह 8वां संस्करण है। प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्ष 1970 से 2019 के आतंकवाद के वैश्विक स्वरूप पर प्रवृत्तियों को संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है विश्व के 163 देशों में वैश्विक जनसंख्या का स्कोर 99.7 में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करना है। वर्ष 2019 में आतंकवाद से वैश्विक आर्थिक क्षति विगत वर्ष की तुलना में 25% घट करके 26.4 बिलियन डॉलर रही है। वर्ष 2018 की भांति 2019 में तालिबान विश्व का सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी था। ठीक है, तालिबानी जो आज अफगानिस्तान पे, और वर्ष 2019 में अफगानिस्तान का स्कोर जो है 9.59 सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश भी रहा है। वहीं 2019 में उज्बेकिस्तान 0.01 शून्य स्कोर के साथ 134वीं रैंक आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश। कौन भैया? उज्बेकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूचकांक में भूटान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमीरात, बेलारूस समेत कुल 29 देशों को शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। भूटान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमीरात, बेलारूस, ये सभी। अफगानिस्तान टॉप मोस्ट, सबसे ज्यादा खराब स्थिति में। ठीक है, इराक दूसरी स्थिति में, नाइजीरिया तीसरी रैंक है, सीरिया की चौथी है, सोमालिया की 5वीं है, यमन की 6वीं, पाकिस्तान की 7वीं और भारत की 8वीं, कांगो रिपब्लिक की भी 9वीं और फिलीपींस की 10वीं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत जो है 8वें स्थान पर रहा है। कब? 2020 में, जबकि 19 में भारत की रैंकिंग 7वीं रही है। ठीक है, वर्ष 2019 में भारत जम्मू कश्मीर आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। इसमें से 165 आतंकवादी घटनाओं में कुल 103 लोगों की मौत हुई। साथ में उमंग ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण। उमंग इज रेफर्स टू यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। भारत सरकार का एक यह एकीकृत, सुरक्षित, बहुचैनल, बहुभाषी और बहुसेवा मोबाइल ऐप है। उमंग ऐप को 23 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर के तैयार किया था। यह ऐप केंद्र से लेकर के स्थानीय सरकारी निकायों के द्वारा प्रदत्त अन्य नागरिक केंद्रीय सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सभी भारतीय नागरिकों को एक एकल मंच प्रदान करता है। वहीं 23 नवंबर 2020 को उमंग ऐप जो है ऐप के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी लॉन्च किया गया है। उमंग ऐप के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से तैयार किया है। उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण कुछ चुने हुए देशों जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह विदेशों से भारतीय छात्रों, अप्रवासी भारतीयों और इसके साथ साथ भारत से विदेश जाने वाले जो पर्यटक हैं, तो इसके लिए विशेष तौर से मददगार होगा, क्योंकि वे विदेश में इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय सेवाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। ओके, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020, तो इसे देख लेते हैं भाई। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक को पहली बार वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, विश्व आर्थिक मंच सहित सार्वजनिक हित से जुड़े प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद जो है यहीं तक रखते हैं, हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी काफी कुछ है, लेकिन हम एग्जाम तक कंप्लीट करवा देंगे, उसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक को पहली बार वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र यानी जो संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और जो गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच सहित सार्वजनिक हित से जुड़े प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। अब ये नवंबर 2020 को वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन TRACE द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में 194 देश शामिल हैं और ट्रेस रिश्वत जोखिम जो है, तो इसमें से 194 देशों में रिश्वत की मांग की संभावना का मापन करता है। इस सूचकांक में वर्ष 2020 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, उत्तर कोरिया यहाँ इस पे अंतिम पायदान पर है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को 194 देशों में से 77वां स्थान प्राप्त हुआ है।
वहीं वर्ष 2019 में भारत की रैंकिंग 78 हुआ करती थी। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 17 नवंबर 2020 को लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक का 14वां संस्करण है। 167 देशों की समृद्धि को मेजर करता है। 99.4% वैश्विक आबादी को ये कवर करता है। साथ में 2020 में से 294 संकेतकों के एक बृहद परिप्रेक्ष्य पे आधारित 294 संकेतकों को समृद्धि के 12 पिलर के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया था, जैसे सुरक्षा, संरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासनिक, सामाजिक पूंजी, निवेश का माहौल, उद्यमिता की शर्तें, बाजार तक पहुंच और संरचना, आर्थिक गुणवत्ता, रहन सहन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण। लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020 में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब 2019 की रैंकिंग में नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि इस वर्ष रैंकिंग में सेकंड स्थान पर खिसक गया। न्यूजीलैंड 7वां स्थान, एशिया प्रशांत क्षेत्र के समृद्धि सर्वाधिक समृद्ध देश है। वहीं वर्ष 2020 की रैंकिंग में भारत 101वें स्थान पर है, जबकि 2019 में यह 98वें स्थान पर है। भारत ने अपनी समग्र रैंकिंग में विगत वर्ष की अपेक्षा 3 स्थानों की गिरावट के बावजूद इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय तौर से 41 रैंक का सुधार देखा गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में नवंबर 2020 में आईएमडी और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर फॉर द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का 7वां संस्करण जारी किया गया। इसके 3 आधार हैं: निवेश और विकास, तत्परता और अपील। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में प्रति मध्यम आय उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। टॉप मोस्ट पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है, लग्जमबर्ग थर्ड में है, आइसलैंड फोर्थ और स्वीडन 5 में है। साथ में बात करें तो भाई ब्रिक्स देशों में तो ब्राजील टॉप मोस्ट पर 59 रैंक के साथ, रूस जो है 54 रैंक है, भारत की 62 रैंक है और चीन की 40 और दक्षिण अफ्रीका की 52 रैंक है। एंडोरा आईएमएफ का 190वां सदस्य जो है राष्ट्र, तो न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में अर्थशास्त्री जॉन जो मेनर्ड कीन्स और हैरी डेक्टर्स हाइट, तो इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली और भुगतान संतुलन से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के निर्माण की अवधारणा पेश की गई थी, जो बाद में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के तौर पे अस्तित्व में आती है। और आईएमएफ की वर्तमान प्रबंधक निदेशक जो है बुल्गारियाई अर्थशास्त्री क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा आईएमएफ की वर्तमान प्रबंध निदेशक है, डायरेक्टर है, ठीक है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टीना जॉर्जीवा। इनकी नियुक्ति है जो 1 अक्टूबर 2019 को इस पद पर की गई थी। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को आईएमएफ की इकोनॉमिक काउंसलर के तौर पे और रिसर्च डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। 16 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय देश के एंडोरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का 190वां संस्करण सदस्य राष्ट्र बना है। एंडोरा द्वारा आईएमएफ की सदस्यता हेतु जनवरी 2020 में आवेदन किया गया था। आईएमएफ में एंडोरा का प्रारंभिक कोटा अर्थात विशेष आहरण स्पेशल ड्राइंग राइट्स 82.5 मिलियन लगभग 116.4 मिलियन यूएस डॉलर है। इसके पूर्व 12 अप्रैल 2016 को नौरू आईएमएफ का 189वां सदस्य बना। एंडोरा फ्रांस व स्पेन के बीच स्थित स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड राष्ट्र है। यह यूरोप में स्थित छठा सबसे छोटा देश है। अपने छोटे क्षेत्र के बावजूद यह यूरोप में स्थित सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। एंडोरा यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, किंतु यह यूरो मुद्रा का प्रयोग करता है, ठीक है। कजाकिस्तान का नया अध्यक्ष जो CICA एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो ये गठित मतलब विस्तार के लिए गठित एक बहुराष्ट्रीय मंच है, जो कि 5 अक्टूबर 2092 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजर बायेव द्वारा सीका नामक संगठन को मूल तौर पे इसका विचार प्रस्तुत किया गया था। इस क्षेत्रीय संगठन का सचिवालय कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में अवस्थित है। वहीं इसमें से 24 सितंबर 2020 में ताजिकिस्तान द्वारा सीका यानी इसमें से कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, इसको सीका बोलते हैं, इसकी अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष कजाकिस्तान का कार्यकाल वर्ष 2020 से 22 तक रहेगा, जबकि तजिकिस्तान इस पद पर वर्ष 2018 से 20 तक रहा है। इसके पूर्व कजाकिस्तान वर्ष 2002 से 2010 के दौरान सीका का अध्यक्ष रह चुका है, जबकि तुर्की 2010 से 14
तक और चीन 2014 से 18 तक सिका का अध्यक्ष रहा है। वर्तमान सिका के अध्यक्ष देशों की संख्या 27 है। 8 देशों को संयुक्त राष्ट्र सहित 5 बहुराष्ट्रीय संगठनों को सिका के पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के तौर पर प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 1999 में सिका की शुरुआत से ही इसका सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें वर्ष, 50 देशों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए पोलैंड, जो कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सका, इसने बाद में इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और संयुक्त राष्ट्र के मूल 51 सदस्यों में से ये एक बन गया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, जिसमें से चीन, फ्रांस, तत्कालीन जो सोवियत है जिस यूएसएसआर बोलते थे, और यूनाइटेड किंगडम, यूके और अमेरिका, तथा अधिकांश हस्ताक्षरकर्ता द्वारा यूएन चार्टर का अनुसमर्थन यानी जो है रेटिफाइड किए जाने के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ आधिकारिक तौर से अस्तित्व में आ जाता है। यूएन चार्टर के लागू होने के उपलक्ष्य में 1948 में प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पर मनाया जाता है। वहीं स्मरणीय तथ्य है कि वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 21 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी। संयुक्त राष्ट्र वर्ष सभा में मैंने ये सारी चीजें आपको बता ही दिया है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 75वीं वर्षगांठ, ठीक है। 21 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। 15 से 30 सितंबर 2020 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को आयोजन किया गया है। यूएन महासभा का 75वां सत्र इस संगठन के इतिहास में किसी भी अन्य सत्र से बिल्कुल अलग था। कोविड-19 महामारी के कारण 75वें सत्र के दौरान सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों ने पहले से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो संदेशों के जरिए महासभा के उच्च स्तरीय खंड जनरल डिबेट में शिरकत की। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जो डिबेट जनरल का आयोजन 22 से 26 सितंबर 2020 और 29 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। 15 से 30 सितंबर 2020 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन का आयोजन किया गया। यूएन महासभा का 75वां सत्र और इस संगठन के इतिहास में किसी अन्य सत्र से बिल्कुल अलग था। कोविड-19 महामारी के कारण 75वें सत्र के दौरान सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों ने पहले से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो संदेशों के जरिए महासभा के उच्च स्तरीय खंड जनरल डिबेट में शिरकत की। अब इस वर्ष जनरल डिबेट का आयोजन 22 से 26 सितंबर 2020 और 29 सितंबर 2020 को किया गया। इसमें से जनरल डिबेट का मुख्य विषय जो थीम था, द फ्यूचर बियॉन्ड द यूनाइटेड नेशन, वी नीड रिफॉर्मिंग अवर कलेक्टिंग कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थीम क्या था भाई? द फ्यूचर बियॉन्ड द यूनाइटेड नेशन, वी नीड रिफॉर्मिंग अवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता बोल्कान बोजकीर, तुर्की के राजनयिक हैं, इनने करी है। वे महासभा की अध्यक्षता करने वाले तुर्की के पहले नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इनने आयोजित महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, जो कि यूनाइटेड नेशंस समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में जैव विविधता अभिसमय सीबीडी जो है सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायो लॉजिकल डाइवर्सिटी के पक्षकार देशों के राष्ट्राध्यक्षों, मंत्री स्तरीय प्रतिनिधियों में प्रतिभाग किया है। इस शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था सतत विकास, जैव विविधता पर अविलंब कार्यवाही, इसमें से अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका विषय था। ध्यान रखना, केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने 23 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। अगला ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, 17 सितंबर 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने सिंगापुर प्रौद्योगिकी और डिजाइन विश्वविद्यालय यानी सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया।
ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स आर्थिक और तकनीकी आंकड़ों के आधार पर जो है शहरों के क्रम रैंक को निर्धारित करता है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स का पहला संस्करण 2019 में जारी हुआ था। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में विश्व के 109 शहरों की सूची में सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। विश्व के 109 शहरों की सूची में 4 भारतीय शहर भी हैं, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये ग्लोबल स्मार्ट सिटी 2020 में जो विश्व के 109 शहरों की सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर है, और विश्व के 109 शहरों की सूची में भारत के 4 शहर हैं, जिसमें से हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। ठीक है, इसमें से आप देख सकते हो ग्लोबल स्मार्ट सिटी रैंकिंग 5 शहर, सिंगापुर जो कि टॉप इसमें ट्रिपल ए रेटिंग के साथ, हेलेंसिकी सेकंड पे है डबल ए रेटिंग के साथ, ज्यूरिख सेकंड पर है मतलब थर्ड पर है, ऑकलैंड डबल ए के साथ फोर्थ पे, ओस्लो डबल ए के साथ फोर्थ में। सूची में शामिल जो 4 शहर हैं, हैदराबाद की जो रैंक है 85 है, नई दिल्ली की रैंक 86 है, मुंबई की रैंक 93 है, बेंगलुरु की रैंक 95 है, और ये यानी CCC ये रेटिंग है। ठीक है, अब्राहम समझौता 13 अगस्त 2020 को द्विपक्षीय संबंधों को पूर्णतः सामान्य करने हेतु इजराइल और संयुक्त अरब अमीर जो है अरब यानी यूएई जिसको बोलते हैं, अरब अमीरात के मध्य शांति समझौते की घोषणा की गई। 11 सितंबर 2020 को बहरीन ने यूएई का अनुसरण करते हुए इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा की। 1979 में मिस्र प्रथम राज्य मतलब प्रथम अरब राज्य था जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। 15 सितंबर 2020 को 2 अरब देशों तथा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को अब्राहम एग्रीमेंट या अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। 1994 के बाद इजराइल और अरब देशों के मध्य हस्ताक्षरित ये पहला समझौता है। अब वर्ष 1994 में इजराइल और जॉर्डन के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी मध्यस्थता अमेरिका द्वारा की गई है। वाशिंगटन अमेरिका स्थित व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में आयोजित यह एक समारोह में अब्राहम समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। 23 अक्टूबर 2020 को अमेरिका की मध्यस्थता में सूडान ने भी की इजराइल के साथ जो शांति समझौते की घोषणा की। इसके प्रत्युत्तर में अमेरिका ने 14 दिसंबर 2020 को सूडान को आतंकवाद की प्रायोजक राज्यों की सूची से आधिकारिक तौर से बाहर कर दिया। 11 सितंबर 2020 को अमेरिकी मध्यस्थता में मोरक्को ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा करी है। यह समझौता यूएई बहरीन को इजराइल में अपने दूतावास स्थापित करने की अनुमति देगा। पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और अन्य सुरक्षा जो है इसके कई आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा। इस समझौते के अनुसार इजराइल ने वेस्ट बैंक की बस्तियों को इजराइल से जोड़ने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है। इस समझौते के माध्यम से पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए इजराइल में ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने और यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम में मतलब तीसरा सबसे जो पवित्र स्थान में उसमें प्रार्थना करने का रास्ता भी साफ हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, ये अब्राहम समझौता के अंतर्गत। ठीक है, ओके। 21वां एससीओ शिखर सम्मेलन जो है 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद में 21वीं बैठक दुशांबे तजिकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। इस शिखर सम्मेलन में दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किया है। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ और सामूहिक सुरक्षा संगठन यानी सीएसटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य अफगानिस्तान एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्र में भाग लिया है। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला एससीओ शिखर सम्मेलन है। ध्यान रखना, हाइब्रिड रूप में। साथ में यह चौथा ऐसा एससीओ शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने एससीओ को पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर भाग लिया है। 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना वर्तमान जो नूर सुल्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत पाकिस्तान आधिकारिक तौर से एससीओ की पूर्णकालिक सदस्य बन गए थे।
साथ में अगर हम बात करें तो 21वें एससीओ शिखर सम्मेलन के अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों ने के नेताओं ने ईरान को एससीओ की स्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार एससीओ में ईरान को स्थायी सदस्यता प्रदान करने की विधिक, तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब इसके साथ साथ वर्तमान में ईरान को एससीओ के पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में एससीओ के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं: भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। वहीं इसमें से ये ध्यान रखना पूछा जा सकता है, ये एससीओ के जो 8 पूर्णकालिक सदस्य, भारत, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान में तो ये एससीओ हुआ है, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, तजिकिस्तान से मत वो हो जाइए उज्बेकिस्तान। तो इसमें से चीन और भारत और बाकी स्थान हैं, ठीक है, और रूस। तो मतलब 5 इसमें से वैसे हैं और बाकी यानी उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। वर्तमान में एससीओ के 4 ऑब्जर्वर हैं: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। वर्तमान में एससीओ के 6 वार्ता भागीदार हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसमें से अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। यह शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ष 2012 और 16 के बाद यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है, ठीक है। 12 और 16 के बाद यह तीसरा अवसर था कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा था। साथ ही यह दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसके पूर्व उन्होंने 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में केंद्रीय विषय जो है ब्रिक्स @15 यानी निरंतर सम्मेलन, इसमें समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है, यानी इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर द कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन कंसेंसस। अब बताओ, इसमें से जो 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, ध्यान से सुनना, 2021 में भारत जो है ब्रिक्स का अध्यक्ष है। बी स्टैंड फॉर ब्राजील, आर इज स्टैंड फॉर रसिया, एंड आई स्टैंड फॉर इंडिया, एंड सी इज स्टैंड फॉर चाइना, एंड एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ भी है, जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के तौर पे केंद्रीय विषय के तौर पे दर्शाया गया है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अन्य ब्रिक्स नेता, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, ठीक है, आपको पता ही होगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ठीक है। तो ये इसमें से क्या हुए थे भाई, शामिल हुए। अपनी अध्यक्षता में भारत ने प्राथमिकता के 4 क्षेत्रों को रेखांकित किया: बहुस्तरीय प्रणाली, मल्टीलैटरल सिस्टम, आतंकवाद का विरोध, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना, लोगों के मध्य मेल मिलाप को बढ़ाना। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं की जो नई दिल्ली घोषणा है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को संयुक्त तौर से स्वीकार किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने दूर संवेदन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आंकड़ों को साझा करने में सहयोग के लिए समझौता हस्ताक्षरित भी किया था। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म, तो ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म ब्रिक्स देशों की एक दूसरी अन्य पहल है। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ब्रिक्स एपीआर, ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म ब्रिक्स देशों की एक और नई पहल है। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में तैयार और गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच प्रचालन यानी ऑपरेशनलाइजेशन की घोषणा की है। ब्रिक्स एपीआर विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच है जो सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से विश्व में भूख, अल्पपोषण, गरीबी और असमानता के मुद्दों से निपटने में सहायक होगा, ठीक है। छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर व्लादिवोस्तोक फॉर द ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइलैंड में छठे पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2015 में संस्था की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसका आयोजन
व्लादिवोस्तोक में किया जाता है। पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व आर्थिक विकास का समर्थन करने, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने, रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डिक्री द्वारा की गई है। सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख बिंदु: नई अर्थव्यवस्था, क्या बदलता है और क्या वही रहता है। न्यू इकोनॉमी, व्हाट चेंज एंड व्हाट स्टे एंड द सेम। सुदूर पूर्व नई जो चुनौतियां और अवसर, द फॉर ईस्ट, न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी, अवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो पूर्वी आर्थिक मंच और युवा जो है यूथ EEF रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय परिवर्तन के तहत जो है दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर। जैसे इस सम्मेलन में 25 देशों को राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक समूह सहित 58 देशों के करीब 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिसमें से दक्षिण कोरिया, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, चीन, कजाकिस्तान में सर्वाधिक प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन को 13 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। 2019 में इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया है। इस सम्मेलन में पहली बार गेल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में कुल 380 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका आर्थिक मूल्य 3.6 खरब रुपए है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो 11 से 13 जून 2021 के मध्य यूके की अध्यक्षता में जो है कार्बिस बे कॉर्निवाल यूके 47वें और G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि कार्निवाल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक एरिया है। अब इस क्षेत्र को 6 सेल्टिक राष्ट्रों जो है तो में से एक के तौर पे मान्यता प्राप्त है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय जो थीम है, बिल्ड बैक बेटर। कार्निवाल में आयोजित जी शिखर सम्मेलन में ISO 2000 इसमें से जो है ISO 2121 प्रमाणन यानी ISO 201-21 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को एक मतलब गेस्ट कंट्री के तौर पे आमंत्रित किया गया था। शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों ने विकास देशों की कोविड-19 के करीब 870 मिलियन अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये खुराकें पूर्व में अमेरिका, यूके द्वारा क्रमशः 250 मिलियन और 100 मिलियन खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता अतिरिक्त होगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों में विकासशील देशों को कोविड-19 टीकों को 870 मिलियन अतिरिक्त खुराकें देने की प्रतिबद्धता है और इसमें से मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। इस प्रकार फरवरी 2021 में अब तक G7 देशों द्वारा कोविड-19 देशों की कुल 1 बिलियन खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता भी दी गई है। G7 नेताओं ने वैश्विक कर सुधारों पर ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रतिबद्धता के तहत G7 नेता न्यूनतम 15% की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम यानी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के सिद्धांत पर ये सहमत हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश को जहां से अपना व्यापार संचालित करती हैं न्यूनतम 15% की दर से कर का भुगतान करेंगी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान G7 समूह ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड नामक एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया है। B3W पहल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु आवश्यक लगभग $40 ट्रिलियन राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12-13 जून 2021 को वर्चुअल प्रारूप में G7 शिखर सम्मेलन में संपर्क सत्रों में प्रतिभाग किया है। दूसरा अवसर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया है, वर्ष 2019 में बियारिट्ज फ्रांस में आयोजित G शिखर सम्मेलन में भारत का सद्भावना भागीदार जो है गुडविल पार्टनर के तौर पे आमंत्रित किया गया था।
हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस नवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। 30 मार्च 2021 को दुशांबे तजाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का नवा मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता तजिकिस्तान अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस अफगानिस्तान और तुर्की की क्षेत्रीय पहल है। यह 2 नवंबर 2021 को इस्तांबुल में लॉन्च किया गया था। इसका जो ध्येय वाक्य जो मोटो है, क्षेत्रीय सुरक्षा पर इस्तांबुल प्रक्रिया और सुरक्षित स्थिर अफगानिस्तान हेतु सहयोग। साथ में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का उद्देश्य भारत सहित 15 क्षेत्रीय जो भागीदार देश हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, इनके मध्य क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व, समृद्धि को बढ़ावा देना है। 4 दिसंबर 2016 को अमृतसर, भारत में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के छठे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। अब 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2022 में अफगानिस्तान में प्रस्तावित है। क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन मार्च 2021 को क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन फर्स्ट क्वाड लीडर समिट का आयोजन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री इस समय योशिहिदे सुगा, ध्यान से सुनना, शिंजो आबे नहीं है, योशिहिदे सुगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के उपरांत द स्पिरिट ऑफ द क्वाड जो है, द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, तो इसके शीर्षक में एक संयुक्त राष्ट्र वक्तव्य जारी किया गया है। शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं द्वारा द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य 2022 तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कोविड-19 टीकों की 1 बिलियन खुराकें उपलब्ध कराना है। 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले जो पर्सन पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्वाड समूह को आधिकारिक तौर से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाडनरी सिक्योरिटी डायलॉग नाम से भी जाना जाता है। इस समूह में शामिल 4 देश अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान हैं। ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन संपन्न हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण था। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हमारे साझा भविष्य को पुनर्भाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। इसके साथ साथ 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पहली बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक वार्षिक ट्रैक सेकंड पहल है जो कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। WSDC के 21वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2022 के मध्य संपन्न होगा। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय होगा एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और निष्पक्ष भविष्य को सुनिश्चित करना, टुवर्ड्स अ रिलायंस प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। चौथा वन प्लैनेट समिट 11 जनवरी 2021 को हाइब्रिड प्रारूप पेरिस और व्यक्तिगत तौर से साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेताओं की भागीदारी में जैव विविधता पर चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक के सहयोग में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो थीम जो प्रगति के लिए मिलकर कार्य करें था। ऐतिहासिक पेरिस समझौता के अंगीकृत होने के 2 वर्ष बाद 12 दिसंबर 2017 को पहले वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया। दूसरे वन प्लैनेट समिट का आयोजन 26 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क शहर में संपन्न हुआ था, जबकि वन प्लैनेट समिट का तीसरा संस्करण 14 मार्च 2019 को पूर्वी अफ्रीका देश केन्या की राजधानी नैरोबी में संपन्न हुआ था। वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन के दौरान स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने से संबंधित 2 पहलों को लॉन्च किया गया है। ये दोनों पहले हैं हाई एम्बिशन जो है, ये हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर द नेचर एंड पीपल। इस पहल को फ्रांस और कोस्टारिका द्वारा लॉन्च किया गया। इस पहल के अंतर्गत शामिल देश 2030 तक 30% स्थलीय समुद्री पारितंत्र के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। इसमें से एग्जाम्पली मेडिटेरियन और इन 2030। इस नए संगठन को फ्रांस, स्पेन, मोनाको द्वारा
लॉन्च किया गया है। इस गठबंधन का 4 प्रतिबद्धताएं हैं: संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का विकास, अत्यधिक मत्स्य जो ग्रहण, ओवरफिशिंग की समाप्ति, इसमें से समुद्री प्रदूषण से निपटना, एकल प्रयोग प्लास्टिक की समाप्ति, इसमें से समुद्री परिवहन का हरितन यानी ग्रीनिंग करना, पशुओं से उत्पन्न होने वाली नई महामारियों की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना के उद्देश्य से फ्रांस ने प्रीजोर यानी इसमें से इसकी पहल लॉन्च की है। यह तीसरी ISA सभा 14 से 16 अक्टूबर 2020 के मध्य वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यानी इसका क्या है भाई, जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये तीसरी सभा का आयोजन किया गया है। तीसरी सभा का आयोजन ISA की पहली सभा 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। दूसरी सभा इसकी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ISA की तीसरी बैठक के दौरान सदस्य देशों में से ISA की संस्थापक देशों भारत, फ्रांस को अगले 2 वर्षों के लिए पुनः क्रमशः अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। ISA के क्षेत्रीय विस्तार के उद्देश्य से सभा ने 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्षों का चुनाव किया है, जो जैसे फिजी और नौरू एशिया प्रशांत क्षेत्र के, मॉरिशस और नाइजर, यूके और नीदरलैंड, क्यूबा और गुयाना। ठीक है। ISA सभा द्वारा विश्व सौर बैंक की स्थापना का समर्थन व्यक्त किया गया है। ISA ने वैश्विक कंसल्टेंसी अर्नेस्ट एंड यंग की साझेदारी ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट तैयार की है। ISA सभा के दौरान पहली बार सौर क्षेत्र कार्य करने वाले देशों के साथ इसमें से सभी संस्थानों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें कर्नाटक के द्वारा अधिकतम तैरती हुई सौर क्षमता मैक्सिमम फ्लोटिंग कैपेसिटी से लैस देशों के लिए दिया जाने वाला विश्व सरैया पुरस्कार क्रमशः एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो विश्व सरैया पुरस्कार किससे भाई, इसमें से सोलर एनर्जी से संबंधित है। वहीं एक बार यूपीएससी पूछा था, वैश्विक महामारी के मद्देनजर ISA ने सदस्य देशों से ISA केयर्स की स्थापना की है ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सौर ऊर्जा की तैनाती की जा सके। 8 सितंबर 2020 को ISA भारत सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को कार्यान्वित करने हेतु त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल का कार्यान्वयन से संबंधित जो सभी गतिविधियों हेतु ISA एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगा। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा फिक्की यानी FICCI इज स्टैंडर्ड फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो WSTS वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में लिथियम आयरन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर M स्टैनली जो है विटिंगटन, जॉन बी गुड इनफ तथा अकीरा तो एसुनो के साथ संयुक्त तौर से सोलर इम्पल्स फाउंडेशन स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष बर्नार्डे फिक्काई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर के इसे गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर ISA का प्रौद्योगिकी जनरल सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया गया। ओके, तो ये हो गया इससे संबंधित। अगला जो है लेक्चर हम मतलब इसी के आगे आज ही कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हर हाल में ये पूरा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, अपना